नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी विज्ञान के जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस पर एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन करने वाले हैं। जी हाँ, और रेलवे लोको पायलट परीक्षा के लिए ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। और क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, नीचे कमेंट जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। Which movements are essential for the maintenance of the body of living organisms? मतलब जीवों के शरीर को मेंटेन रखने के लिए, उसके रखरखाव के लिए कौन सी गतियां जरूरी हैं? ऑप्शंस है ए केवल चलने फिरने की गतियां, बी आणविक गतियां जिन्हें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कहते हैं, सी बिना ऊर्जा वाली गतियां या डी वृहत स्तर की गतियां। तो इसका सही जवाब है बी आमिक गतियां। देखिए, भले ही कोई जीव बैठा हो या सो रहा हो, हमें बाहर से कोई मूवमेंट ना दिखे, पर उसके शरीर के अंदर मतलब सेल्यूलर लेवल पर हलचल हमेशा चलती रहती है। अच्छा जी, यही जो अदृश्य आणविक गतियां हैं ना, यही कोशिकाओं की मरम्मत करती हैं, नए सेल्स बनाती हैं और शरीर को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर बायोकैटलिस्ट्स कॉल्ड? मतलब जैव उत्प्रेरक, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ए हार्मोन, बी विटामिन, सी एंजाइम या डी वसा। इसका सही जवाब है सी एंजाइम। एंजाइम एक तरह से कह सकते हैं कि ये वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को लाखों गुना तेज कर देते हैं। लाखों गुना? जी, वो भी बिना खुद इस्तेमाल हुए। पाचन से लेकर ऊर्जा बनाने तक हर काम में इनकी जरूरत होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन डू डेजर्ट प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड? यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, रेगिस्तान वाले, वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? ऑप्शंस ए दिन के समय, बी केवल दोपहर में, सी रात्रि में या डी कभी नहीं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और सही जवाब है सी रात्रि में। रात में? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार अडेप्टेशन है। होता क्या है कि रेगिस्तानी पौधे दिन में पानी बचाने के लिए अपने रंध्र यानी स्टोमेटा बंद रखते हैं, ताकि पानी भाप बन के ना उड़े। एकदम सही। इसलिए वो रात में स्टोमेटा खोलकर CO2 को एक एसिड के रूप में स्टोर कर लेते हैं और फिर दिन में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके उस स्टोर्ड CO2 से अपना भोजन बनाते हैं। वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। What does the deep blue-black color of a leaf with iodine solution indicate the presence of? मतलब जब किसी पत्ती पर आयोडीन का घोल डाला जाता है और उसका रंग गहरा नीला काला हो जाता है, तो ये किस चीज की मौजूदगी को दर्शाता है? ऑप्शंस ए प्रोटीन, बी वसा, सी मंड जिसे स्टार्च कहते हैं या डी विटामिन। ये तो एक क्लासिक बायोलॉजी टेस्ट है। सही जवाब है सी मंड यानी स्टार्च। आयोडीन की एक खासियत है, वो जैसे ही स्टार्च के संपर्क में आता है तुरंत नीला काला रंग देता है। पौधे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाते हैं ना, उसे वो स्टार्च के रूप में ही स्टोर करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। Why is potassium hydroxide KOH used in the experiment? मतलब प्रयोगों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए, बी जल वाष्प सोखने के लिए, सी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए या डी मंड बनाने के लिए। सही जवाब है सी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत शक्तिशाली CO2 सोखने वाला एजेंट है। अच्छा जी, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में ये साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि अगर पौधे को CO2 ना मिले तो वो स्टार्च यानी अपना भोजन नहीं बना सकता। समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Where do fungi, yeast and mushrooms break down food materials? मतलब फफूंदी, यीस्ट और मशरूम जैसी चीजें भोजन का विघटन यानी उसे तोड़ती कहाँ है? ऑप्शंस है ए शरीर के अंदर, बी शरीर के बाहर, सी केवल पत्तियों पर, डी पेट में। इसका सही जवाब है बी शरीर के बाहर। शरीर के बाहर? ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इन्हें सैप्रोफाइट्स या मृत जीवी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने पाचन एंजाइम सीधे भोजन पर मतलब अपने शरीर के बाहर छोड़ते हैं। जब भोजन बाहर ही पचकर सरल हो जाता है तब ये उसे सोख लेते हैं।
तो एक तरह से इनका पाचन तंत्र बाहर ही होता है। वाह, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इन अमीबा? मतलब अमीबा में जो खाना पच नहीं पाता, उस बिना पचे पदार्थ का क्या होता है? ऑप्शंस: ए, रिक्तिका में जमा रहता है, बी, कोशिका द्रव्य में घुल जाता है, सी, शरीर की सतह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, या डी, ऊर्जा में बदल जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शरीर की सतह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अमीबा में कोई खास उत्सर्जन अंग तो होता नहीं है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ को एक वैक्यूल में इकट्ठा करता है और फिर अपनी कोशिका झिल्ली के पास ले जाकर उसे शरीर से बाहर फेंक देता है। अरे, इसी बात पर एक मजेदार कमेंट आया है। राजू हरियाणवी जी लिखते हैं, मास्टर जी, हमारी गर्लफ्रेंड भी अमीबा की तरह है। जब मन करे है अपनी बात ते मुकर जावे से कोई फिक्स शेप ही कोनी। हाँ, बहुत ही रचनात्मक तुलना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर टू वेयर डज द एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक्सटेंड? मतलब जो हमारी आहार नाल है वो मूल रूप से कहाँ तक फैली होती है? ए, मुंह से आमाशय तक, बी, मुंह से गुदा तक, सी, आमाशय से क्षुद्रांत्र तक, या डी, ग्रसिका से मलाशय तक। इसका सही जवाब है बी, मुंह से गुदा तक। आहार नाल एक बहुत लंबी घुमावदार ट्यूब है। ये मुंह से शुरू होती है और फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए आखिर में गुदा पर समाप्त होती है। ये पाचन का पूरा रास्ता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, विच मसल कंट्रोल्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक? मतलब पेट से भोजन का बाहर निकलना कौन सी पेशी नियंत्रित करती है? ऑप्शंस है ए, हृदय पेशी, बी, अवरोधिनी पेशी यानी स्फिंक्टर मसल, सी, डायाफ्राम, या डी, पसलियां। इसका सही जवाब है बी, अवरोधिनी पेशी। ये एक तरह से गेटकीपर की तरह काम करती है। पेट और छोटी आंत के बीच में ना एक रिंग जैसी मांसपेशी होती है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अच्छा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जी, यही सुनिश्चित करती है कि भोजन पेट से धीरे धीरे और नियंत्रित मात्रा में ही छोटी आंत में जाए। चलिए 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, द एक्शन ऑफ विच एंजाइम इज एडेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl? मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस एंजाइम की क्रिया में मदद करता है? ऑप्शंस: ए, एमिलेस, बी, ट्रिप्सिन, सी, पेप्सिन, या डी, लाइपेज। इसका सही जवाब है सी, पेप्सिन। देखिए, पेट में HCl के दो मुख्य काम हैं। पहला, ये एक बहुत एसिडिक माहौल बनाता है जो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को मार देता है, एक तरह का डिसइंफेक्टेंट कह सकते हैं। और दूसरा, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है जो फिर प्रोटीन को पचाने का काम शुरू करता है। दोस्तों, 10 सवाल हो गए हैं। अगर आपको इस चर्चा में मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। डी, अनुपस्थित। इसका सही जवाब है बी, लंबी। लंबी क्यों? क्योंकि घास फूस में जो सेल्यूलोज होता है उसे पचाना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम है। इसीलिए प्रकृति ने शाकाहारियों को एक लंबी चोटी आंत दी है ताकि भोजन को पचने और उसमें से पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय और सतह मिल सके। सही बात है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक? मतलब आमाशय से जो भोजन आता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस है ए, क्षारीय, बी, उदासीन, सी, अम्लीय, या डी, मीठा। ये तो आसान है। सही जवाब है सी, अम्लीय। पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की वजह से भोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इस आधे पचे अम्लीय भोजन को काइम कहते हैं। काइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, bile salts break down large globules of fat into smaller globules. What is this process called? मतलब पित्त लवण जो होते हैं वो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, किण्वन, बी, इमल्सिफिकेशन, सी, अवशोषण, या डी, स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया को कहते हैं बी, एमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम चिकने बर्तनों को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। पित्त लवण वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इससे वसा का सतही क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे लाइपेज एंजाइम उस पर आसानी से हमला कर पाता है और उसे पचा पाता है। समझ गई। अगला सवाल प्रोटीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एट द एंड ऑफ डाइजेशन? यानी पाचन के अंत में प्रोटीन किस चीज में बदल जाता है? ऑप्शंस है ए वसा अम्ल, बी ग्लूकोज, सी अमीनो अम्ल या डी ग्लिसरॉल। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड, तो सही जवाब है सी अमीनो अम्ल। प्रोटीन दरअसल अमीनो एसिड की लंबी मालाएं होती हैं। पाचन की प्रक्रिया में पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम कैंची की तरह काम करते हैं और इस माला को काटकर इसके अलग-अलग मोतियों यानी अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं। अरे वाह, पिंकी कुमारी जी का एक भोजपुरी कमेंट है। वो लिखती हैं, सर हमार बॉयफ्रेंड त प्रोटीन जैसन बा, पहले बड़ा बड़ा बात करेला, बाद में टूट के अमीनो एसिड जैसन छोट हो जाला। हाँ, बहुत ही सटीक वैज्ञानिक तुलना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू एट द एंड ऑफ डाइजेशन? मतलब पाचन के अंत में जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस में परिवर्तित होते हैं? ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल या डी मंड? इसका सही जवाब है बी ग्लूकोज। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च जो हमें रोटी चावल में मिलता है, वो भी एक लंबी चेन है। पाचन में इसे इसके सबसे सरल रूप यानी ग्लूकोज में तोड़ा जाता है और यही ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, और वसा का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज फैट कन्वर्टेड इनटू एट द एंड ऑफ डाइजेशन? यानी पाचन के अंत में वसा किस में बदलती है? ऑप्शंस ए अमीनो अम्ल और ग्लूकोज, बी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, सी स्टार्च और माल्टोज या डी प्रोटीन और पेप्टाइड? वसा टूटती है अपने मूल घटकों में, तो सही जवाब है बी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज एंजाइम की मदद से ये टूटते हैं और इन्हीं छोटे अणुओं को हमारी आंत की दीवारें सोख पाती हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मेनली टेक प्लेस? जो बिना पचा भोजन है उससे पानी का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए शुद्रांत्र, बी आमाशय, सी बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन या डी ग्रसिका? सही जवाब है सी बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत का मुख्य काम है पोषक तत्वों का अवशोषण। उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत में जाता है उसका मुख्य काम है उस पदार्थ से अतिरिक्त पानी और कुछ लवणों को वापस सोख लेना, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डेंटल कैरीज? मतलब दंतक्षरण या जिसे हम दांतों का सड़ना कहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस ए विषाणु संक्रमण, बी जीवाणु द्वारा शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाना, सी कैल्शियम की अधिकता, डी लार की अधिकता? इसका मुख्य कारण है बी जीवाणु द्वारा शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाना। होता क्या है कि हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया हमारे खाए हुए मीठे पर मतलब शुगर पर दावत करते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पर एसिड बनाते हैं, और वही एसिड दांतों को खराब करता है। जी, यही एसिड हमारे दांतों की सबसे कठोर परत एनामल को धीरे धीरे गला देता है, जिससे कैविटी हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन बैक्टीरियल सेल्स स्टिक टू द टीथ along with food particles? मतलब जब बैक्टीरिया खाने के कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए दंत मज्जा, बी दंत प्लाक जिसे डेंटल प्लाक कहते हैं, सी इनामल या डी डेंटिन? उसे कहते हैं बी दंत प्लाक यानी डेंटल प्लाक। ये एक बैक्टीरिया उनके एसिड और भोजन के कणों की एक चिपचिपी रंगहीन फिल्म होती है। अगर इसे रोज ब्रश करके साफ न किया जाए तो ये सख्त होकर टार्टर बन जाती है, जिसे फिर डेंटिस्ट ही हटा सकता है। एकदम। चलिए 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस डज लाइम वाटर टर्न मिल्की? मतलब चूने का पानी किस गैस की मौजूदगी में दूधिया हो जाता है? ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी
हाइड्रोजन। CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो सही जवाब है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि सफेद रंग का एक अघुलनशील पदार्थ है। इसी के बनने से पानी दूधिया हो जाता है। और इसी के साथ 20 सवाल पूरे हो गए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। In which organelle does the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place? मतलब पाइरूवेट का विखंडन होकर CO2, जल और ऊर्जा देना, ये किस अंगक में होता है? ऑप्शंस: ए कोशिका द्रव्य, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक या डी केंद्रक। इसका सही जवाब है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव्य में टूटकर पाइरूवेट बनाता है। फिर ये पाइरूवेट कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूरा विखंडन होता है और ढेर सारी ऊर्जा यानी ATP बनती है। अच्छा, एक जसप्रीत सिंह जी का पंजाबी कमेंट है, सर जी मेरे गर्लफ्रेंड दा गुस्सा भी पाइरूवेट वर्गा है। ऑक्सीजन यानी मैं मिल जाए ਤਾਂ शांत होके एनर्जी दिंदी है, नहीं ਤਾਂ इथेनॉल लड़ाई बना दिंदी है। हाँ हाँ, वाह। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया इन्होंने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Who drives the endothermic processes that occur inside the cell? मतलब कोशिका के अंदर जो एंडोथर्मिक क्रियाएं होती हैं, उनका परिचालन कौन करता है? ए DNA, बी ATP, सी RNA या डी ग्लूकोज। इसका सही जवाब है बी, ATP। ATP को कोशिका की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए ATP खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल पौधों से है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स डिपेंड ऑन? मतलब पौधों में गैसों के विसरण की जो दिशा है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस: ए केवल गुरुत्वाकर्षण पर, बी पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर, सी केवल दिन के समय पर या डी मिट्टी की किस्म पर। इसका सही जवाब है बी, पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर। यह एक डायनामिक प्रक्रिया है, मतलब दिन में पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए होती है और वो O2 छोड़ता है। और रात में? रात में जब प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तो वो हमारी तरह श्वसन के लिए O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। अच्छा, इसी से जुड़ा है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 24। What do plants mainly eliminate at night when photosynthesis is not occurring? मतलब रात में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तब पौधे मुख्य रूप से क्या निकालते हैं? ए ऑक्सीजन, बी जलवाष्प, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। जैसा अभी हमने बात की, सही जवाब है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पौधे सिर्फ श्वसन करते हैं, जिसमें वे ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक अपशिष्ट गैस के रूप में बाहर निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात में घने पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25। Which gas evolution is the major event in plants during the day? मतलब दिन के समय पौधों में कौन सी गैस का निकलना एक मुख्य घटना है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी मीथेन। दिन में तो पौधे हमारे लिए जीवनदायिनी गैस छोड़ते हैं। सही जवाब है बी, ऑक्सीजन। दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से बहुत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नेट रिजल्ट यही होता है कि भारी मात्रा में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। अगला सवाल मछलियों पर है। क्वेश्चन नंबर 26। Where do fish forcefully push the water taken in through their mouth? यानी मछलियां मुंह से पानी लेकर उसे बलपूर्वक कहाँ पहुंचाती हैं? ऑप्शंस: ए आमाशय, बी क्लोम यानी गिल्स, सी हृदय या डी फेफड़े। मछलियां अपने गिल्स से सांस लेती हैं, तो सही जवाब है बी, क्लोम। वे पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। इसके लिए वे लगातार मुंह से पानी अंदर लेती हैं और उसे अपने गिल्स के ऊपर से बहाती हैं, जहां गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। What is the function of the fine hair and mucus present in the nostrils?
हमारी नाक में जो महीन बाल और श्लेष्मा यानी म्यूकस होता है, उसका क्या काम है? ए वायु को गर्म करना, बी वायु को फिल्टर करना, सी वायु की गति बढ़ाना या डी सुगंध पहचानना? इसका काम है बी, वायु को निस्पंदित यानी फिल्टर करना। ये हमारे शरीर का पहला एयर फिल्टर है। नाक के बाल बड़े धूल कणों को रोकते हैं और जो चिपचिपा म्यूकस है वो छोटे कणों और बैक्टीरिया को फंसा लेता है ताकि फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28। Why are there rings of cartilage in the throat? हमारे कंठ में उपास्थि के वलय यानी कार्टिलेज के रिंग्स क्यों होते हैं? ए भोजन निगलने के लिए, बी वायु मार्ग को निपतित होने से रोकने के लिए, सी आवाज निकालने के लिए या डी गर्दन को सीधा रखने के लिए? इसका सही जवाब है बी, वायु मार्ग को निपतित मतलब कोलैप्स होने से रोकने के लिए। हमारी जो श्वास नली है, ट्रैकिया, वो एक नर्म पाइप है। अगर उसमें ये सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले ना हो तो सांस लेने पर वो पिचक सकती है। ये छल्ले उसे हमेशा खुला रखते हैं। एक और कमेंट आया है गोलू यादव जी का। लिखते हैं, सर जी हमारी वाली तो हमारी जिंदगी में उपास्थि के वलय जैसी है। जब भी हम टूटने वाले होते हैं वो सहारा दे देती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का शानदार उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। What happens to our diaphragm when we breathe in? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम कैसा हो जाता है? ऑप्शंस है ए गुंबदाकार, बी चपटा, सी सिकुड़ जाता है या डी शिथिल हो जाता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। देखिए, सांस लेना एक सक्रिय प्रक्रिया है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम, जो सामान्य तौर पर गुंबद के आकार का होता है, वो सिकुड़कर नीचे की ओर जाता है और चपटा हो जाता है, जिससे छाती में जगह बढ़ती है। जी, और हवा अंदर खिंचाती है। चलिए तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। Why is there always a residual volume of air in the lungs? मतलब हमारे फेफड़ों में हमेशा हवा का एक अवशिष्ट आयतन, एक बचा हुआ वॉल्यूम क्यों रहता है? ऑप्शंस ए फेफड़ों को भारी रखने के लिए, बी गैसों के विनिमय के लिए पर्याप्त समय देने हेतु, सी डायाफ्राम को सहारा देने के लिए या डी रक्त प्रवाह रोकने के लिए? इसका सही जवाब है बी, गैसों के विनिमय के लिए पर्याप्त समय देने हेतु। अगर हम पूरी ताकत से भी सांस बाहर छोड़ दें तब भी हमारे फेफड़े पूरी तरह खाली नहीं होते। ये अवशिष्ट आयतन ये सुनिश्चित करता है कि सांस लेने और छोड़ने के बीच के समय में भी गैसों का आदान प्रदान लगातार चलता रहे, रुके नहीं। बहुत बढ़िया। 30 सवाल हो चुके हैं। आप लोग बहुत शानदार तरीके से भाग ले रहे हैं। इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31। If the surface of the alveoli were spread out, how much area would it cover approximately? मतलब यदि हमारी कूपिकाओं यानी alveoli की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग कितना क्षेत्र ढक लेगी? A 10 स्क्वायर मीटर, B 40 स्क्वायर मीटर, C 80 स्क्वायर मीटर्स या D 100 स्क्वायर मीटर? इसका सही जवाब है C 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे फेफड़ों में मौजूद लाखों छोटे छोटी कूपिकाओं का कुल सतही क्षेत्रफल लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। वाह! और इतनी बड़ी सतही तेजी से गैसों के आदान प्रदान के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 32। Which structures of the respiratory tract are destroyed by smoking? मतलब धूम्रपान करने से श्वसन मार्ग की कौन सी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं? ए कूपिकाएं, बी सिलिया, सी उपास्थि वलय या डी स्वर रज्जु? धूम्रपान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बी सिलिया को। सिलिया हमारे श्वास मार्ग में मौजूद झाड़ू जैसी सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो लगातार गंदगी और म्यूकस को बाहर की ओर धकेलती रहती हैं। अच्छा। धूम्रपान इन सिलिया को लकवाग्रस्त कर देता है और नष्ट कर देता है, जिससे सारा कचरा फेफड़ों में जमा होने लगता है और स्मोकर्स कफ जैसी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33। What does the liquid medium of blood plasma carry? रुधिर का जो तरल माध्यम है प्लाज्मा, वो किसका वहन करता है? ए केवल ऑक्सीजन का, बी भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का, सी केवल हार्मोन का या डी केवल प्लेटलेट्स का? प्लाज्मा तो एक सुपर डिलीवरी सिस्टम है, तो सही जवाब है बी भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का। ये पोषक तत्वों,
हार्मोन्स को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से CO2 और यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को उठाकर बाहर निकालने वाले अंगों तक ले जाता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे हृदय पर है। क्वेश्चन नंबर 34। What is beneficial in the human heart to prevent oxygenated and deoxygenated blood from mixing? मतलब मानव हृदय में ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले रुधिर को मिलने से रोकने के लिए क्या लाभदायक है? ए. वॉल्व, बी. हृदय का दायां व बायां बंटवारा, सी. धमनियों का मोटा होना, या डी. शिराओं का पतला होना। इसका सबसे बड़ा कारण है बी, हृदय का दायां व बायां बंटवारा। सेप्टम नाम की एक मोटी दीवार हमारे हृदय को दाएं और बाएं हिस्सों में पूरी तरह से बांटती है। यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त और CO2 युक्त अशुद्ध रक्त कभी भी न मिले। अच्छा, और इससे हमारी ऊर्जा की आपूर्ति भी कुशल रहती है? बिल्कुल सही कहा। इन द हार्ट ऑफ एम्फिबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स, मतलब जल स्थल चर और बहुत से सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। उनके हृदय में होते हैं B3 कोष्ठ। इनमें 2 आलिंद और एक ही निलय होता है। इस वजह से इनके निलय में थोड़ा सा शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाता है। तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, क्योंकि वे ठंडे खून वाले जीव हैं और उनकी ऊर्जा की जरूरतें हम स्तनधारियों और पक्षियों से बहुत कम होती हैं। अच्छा, एक संजू भैया का कमेंट है, मैडम जी मेरा दिल तो जल स्थल चर जैसा 3 कोष्ठ वाला है। थोड़ा प्यार दोस्तों के लिए, थोड़ा परिवार के लिए और थोड़ा उसके लिए। बहुत उदार दिल है। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। In vertebrates, blood goes through the heart twice during each cycle. What is this called? मतलब कशेरुकी जीवों में हर चक्र में खून 2 बार हृदय से गुजरता है। इसे क्या कहते हैं? ए. एकल परिसंचरण, बी. दोहरा परिसंचरण, सी. लसिका परिसंचरण, या डी. खुला परिसंचरण। इसे कहते हैं बी. दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन। ये एक बहुत ही कुशल प्रणाली है। एक चक्र में रक्त पहले फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने के लिए हृदय से गुजरता है, फिर वापस हृदय में आकर पूरे शरीर में पंप होता है। क्वेश्चन नंबर 37। What is the nature of the wall of arteries? मतलब धमनियों की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? ए. पतली और कमजोर, बी. मोटी तथा लचीली, सी. वाल्वयुक्त, या डी. छिद्रपूर्ण। धमनियों को उच्च दबाव झेलना पड़ता है, इसलिए उनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं, ताकि वे हृदय से निकलने वाले उच्च दबाव वाले रक्त को झेल सके और फटे नहीं। और शिराओं का क्या? क्वेश्चन नंबर 38। What do veins have to ensure that blood flows in only one direction? मतलब शिराओं में खून को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या होते हैं? ऑप्शन ए. मोटी दीवारें, बी. वॉल्व, सी. पेशियां, या डी. सिलिया। शिराओं में होते हैं बी. वाल्व। शिराओं यानी वेन्स में रक्त का दबाव बहुत कम होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाने के लिए उनमें एक तरफा वाल्व होते हैं जो रक्त को वापस नीचे नहीं आने देते। क्वेश्चन नंबर 39। Through which vessels does the exchange of substances between the blood and surrounding cells take place? पदार्थों का विनिमय खून और आसपास की कोशिकाओं के बीच किन वाहिकाओं द्वारा होता है? ऑप्शन ए. धमनियां, बी. शिराएं, सी. केशिकाएं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, या डी. महाधमनी। इसका सही जवाब है सी. केशिकाएं। ये हमारे शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं हैं, इतनी पतली कि लाल रक्त कोशिकाएं भी इनमें से एक एक करके गुजरती हैं। अच्छा जी, और इनकी एक कोशिकीय पतली दीवार से ही ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का कोशिकाओं में जाना और अपशिष्ट पदार्थों का बाहर आना संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 40। हाउ इज लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड? मतलब लसिका जो है वो खून के प्लाज्मा से किस प्रकार अलग है? ए. यह लाल होता है, बी. यह रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, सी. इसमें अधिक प्रोटीन होते हैं, या डी. यह नीला होता है। सही जवाब है बी. यह रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका, जिसे ऊतक द्रव भी कहते हैं, असल में केशिकाओं से छनकर निकला हुआ रक्त प्लाज्मा ही है, लेकिन इसमें लाल रक्त कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन अणु नहीं छन पाते, इसलिए यह रंगहीन होता है। 40 सवाल पूरे, बस 10 और बचे हैं।
हिम्मत बनाए रखिए। जो लोग अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई क्लास मिस ना हो। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट ट्रांसपोर्ट्स द फैट अब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन? मतलब छोटी आंत द्वारा जो वसा अवशोषित होती है उसका वहन कौन करता है? ए प्लाज्मा, बी लसिका, सी लाल रक्त कणिकाएं या डी प्लेटलेट्स? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सही जवाब है बी लसिका। पचा हुआ फैट सीधे खून में नहीं जा सकता। वो पहले छोटी आंत की विशेष लसिका वाहिकाओं, जिन्हें लैक्टियल्स कहते हैं, द्वारा अवशोषित होता है और फिर लसिका तंत्र के माध्यम से रक्त प्रवाह में मिलता है। Question number 42. When is root pressure particularly effective in the transport of water in plants? पौधों में जल के वहन में रूट प्रेशर कब विशेष रूप से प्रभावी होता है? ए दिन के समय, बी दोपहर में, सी रात्रि के समय या डी सूखे मौसम में? मूल दाब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है सी रात्रि के समय। रात में जब वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है तब जड़ें सक्रिय रूप से आयनों को सोखती हैं, जिससे पानी भी ऑस्मोसिस द्वारा जाइलम में खिंचा चला आता है। यह एक दबाव बनाता है जिसे मूल दाब कहते हैं। एक और हरियाणवी कमेंट आया है सुनीता जी का, मास्टर जी मेरे बाबू का प्यार तो मूल दाब बरगा है, बस रात नहीं असर दिखावे है। हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो दिन के बारे में है। Question number 43. What is the main driving force for the movement of water in the xylem during the day? मतलब दिन में xylem में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा होता है? A. मूल दाब, B. वाष्पोत्सर्जन कर्षण, C. प्रकाश संश्लेषण या D. गुरुत्वाकर्षण? दिन में मुख्य प्रेरक बल होता है बी वाष्पोत्सर्जन कर्षण यानी ट्रांसपिरेशन पुल। ये अद्भुत भौतिकी है। दिन में पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण एक शक्तिशाली खिंचाव या सक्शन फोर्स पैदा करता है। अच्छा, और यही खिंचाव जड़ों से लेके पौधे के शीर्ष तक एक अटूट जल स्तंभ को खींचता है। Question number 44. What is the transport of soluble products of photosynthesis called? प्रकाश संश्लेषण के जो घुलनशील उत्पाद हैं, उनके वहन को क्या कहते हैं? ए. वाष्पोत्सर्जन, बी. स्थानांतरण, सी. विसरण या डी. परासरण? इसे कहते हैं स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन। पत्तियों में बने भोजन, मुख्य रूप से सुक्रोज, को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है, जैसे जड़ें या फल। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं और ये काम फ्लोएम ऊतक करता है। Question number 45. In which direction does the translocation of food in the phloem occur? मतलब फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण किस दिशा में होता है? ए. केवल ऊपर की ओर, बी. केवल नीचे की ओर, सी. ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में या डी. क्षैतिज दिशा में? इसका सही जवाब है सी, ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में। ये जाइलम से अलग है, जहां पानी हमेशा ऊपर जाता है। फ्लोएम में भोजन सोर्स, जहां बनता है, से सिंक, जहां इस्तेमाल होता है, की ओर जाता है। ये ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हो सकता है। Question number 46. Where are the kidneys located in our body? हमारी किडनी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती हैं? ए. छाती में, बी. उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, सी. यकृत के नीचे या डी. फेफड़ों के बीच? हमारी किडनियां स्थित होती हैं उदर में, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, मतलब पेट के पिछले हिस्से में, पीठ की तरफ, पसलियों के ठीक नीचे सुरक्षित होती हैं। Question number 47. What is the tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder called? वो नली जो किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को ले जाती है, उसे क्या कहते हैं? ए. मूत्र मार्ग, बी. मूत्रवाहिनी, जिसे यूरेटर कहते हैं, सी. महाधमनी या डी. नेफ्रॉन? उसे कहते हैं बी. मूत्रवाहिनी। हर किडनी में बनने वाला मूत्र एक पतली नली, यूरेटर, के माध्यम से नीचे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, जो एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। Question number 48. Which substances are selectively reabsorbed from the initial filtrate in the nephron? मतलब नेफ्रॉन में जो शुरुआती फिल्ट्रेट बनता है, उससे किन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है? ए. यूरिया और यूरिक अम्ल, बी. ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल, सी. केवल जल या डी. केवल लवण?
किडनी बहुत समझदार है, वो जरूरी चीजें वापस ले लेती है। सही जवाब है बी, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल। जब खून छनता है तो यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे जरूरी पदार्थ भी छन जाते हैं। नेफ्रॉन इन उपयोगी पदार्थों और जरूरी पानी को वापस खून में सोख लेता है। और सिर्फ कचरे को बाहर जाने देता है। बिल्कुल। Question number 49. What is the main difference between an artificial kidney and a natural kidney? मतलब कृत्रिम वृक्क और प्राकृतिक वृक्क में मुख्य अंतर क्या है? A. कृत्रिम वृक्क में निस्यंदन नहीं होता। B. कृत्रिम वृक्क में पुनर्ववशोषण नहीं होता। C. कृत्रिम वृक्क में अपोहन नहीं होता। या D. दोनों समान कार्य करते हैं। सबसे बड़ा अंतर है बी, कृत्रिम वृक्क में पुनरावशोषण नहीं होता। डायलिसिस मशीन रक्त से यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को तो निकाल सकती है, लेकिन वह प्राकृतिक किडनी की तरह उपयोगी पदार्थों को वापस सोखने का काम नहीं कर सकती। और आखिरी फनी कमेंट शिवम जी का है, सर कृत्रिम वृक्क की तरह मेरी गर्लफ्रेंड में भी पुनरावशोषण नहीं है, एक बार गुस्सा हो गई तो हो गई, वापस नहीं मानती। हाँ, चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50। What kind of control is the urinary bladder under? मतलब मूत्राशय का नियंत्रण कैसा होता है? ए, ये अनैच्छिक है। बी, ये तंत्रिका नियंत्रण में है यानी ऐच्छिक है। सी, ये हार्मोनल नियंत्रण में है। या डी, ये स्वतंत्र है। इसका सही जवाब है बी, ये तंत्रिका नियंत्रण में है यानी ऐच्छिक है। जब मूत्राशय भर जाता है तो हमारा तंत्रिका तंत्र हमें संकेत देता है, लेकिन मूत्र त्याग करने की क्रिया पर हमारा सचेत नियंत्रण होता है। ये एक वॉलंटरी क्रिया है। और इसी के साथ हमारे 50 सवाल पूरे हुए। आप सबने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अपने स्कोर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इस मेगा क्विज मैराथन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें दोहराते रहिएगा। और हाँ, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी अगली क्लास में भी जुड़ सकें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।